आप शायद ध्रुव राठी को जानते होंगे। जी जी। उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि एस्ट्रोलॉजी फेक है पूरा, और एस्ट्रोलॉजी पूरा गोरख धंधा बना रखा है। आपके पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो वीडियो आया है उनका क्या विचारधारा उनकी। देखिए उनकी जो भी विचारधारा हो, लेकिन पहले हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का फाउंडेशन क्या है। कोई इंडियन ही बोल रहा था कि ज्योतिषों ने गंद मचाया हुआ है हिंदुस्तान में। ये बात सही कह रहे हो, आप लोगों को आइडिया नहीं इस चीज। हाँ देखिए, अभी मैं कुछ इस पे बोलूँगा ना तो ज़रा गलत भी हो जाएगा, लेकिन सुन लीजिए। जिनके पास पैसा है वही एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा बिलीव रखता है, या गरीब लोग ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हैं। अभी देखिए, जो लोग रेगुलरली कुंडली दिखाते हैं ना, वो अपने बच्चों की कुंडली 15 साल के पहले उसके सारे दोषों की शांति करा देते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि किसी की इच्छाएं अधूरी रह जाती है। हाँ। मतलब फैमिली में अगर किसी की इच्छा अधूरी रह गई, वो भी इच्छा नहीं है, तो वो प्रेत बन जाएगा। सेम बर्थ वाले लोग हैं 1988 या 1990, पर एक बंदा बहुत सॉलिड कर रहा है, टाइम पीरियड उतना ही, स्थिति वैसी, और एक बंदा कैसा कर रहा है। किसी भी इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रीज देखते हैं हम, या फिर कोई घर देखते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है वो स्पिरिट है, गोस्ट है, वहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो ऐसे केस कितने रियल होते हैं? क्या आपने कोई केस अनुभव किया है ऐसा? अजय गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आमंत्रित करने के लिए आपके पॉडकास्ट पर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया सर। लाइफ कैसी चल रही है? आशीर्वाद है भगवान का। अजय गुरुजी, पॉडकास्ट देखो मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी और इस सब में अभी जैसे जितना लोगों से बात करता जा रहा हूँ, बहुत डेप्थ नॉलेज होता जा रहा है। अंदर चीज़ें पता चलती जा रही है कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती है नहीं करती है। सो लोग अपना करियर पहले देखते थे, शादी ब्याह पहले देखते थे, घर में कुछ ग्रह कलेश हो रहा तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु की बात करते थे, तो जाते थे किसी के पास कि यार हमको कुछ रेमेडी बता दो या फिर कुछ कर दो। पर आजकल देखा जा रहा है कि लोग बिजनेस भी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये बात अपन इस पॉडकास्ट में आज करेंगे, बट इससे पहले आप शायद ध्रुव राठी को जानते होंगे। जी जी। उनके पॉडकास्ट आते रहे, वीडियोज आते रहते हैं बहुत सारे। एक वीडियो थोड़े दिन पहले मेरे सामने आया, तो वो बात अभी जिक्र इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि एस्ट्रोलॉजी फेक है पूरा, और एस्ट्रोलॉजी पूरा गोरख धंधा बना रखा है। एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री इज ए फ्रॉड इंडस्ट्री। वहां से शुरुआत करते हैं। आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है, आपने भी कुछ ना कुछ तो देखा होगा, डेटा देखा होगा, लोगों से मिले होंगे, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, किसी की नहीं हुई होगी, किसी की हुई होगी, बहुत सारी कुछ चीजें होंगी। तो आपके पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो वीडियो आया है उनका क्या विचारधारा उनकी। देखिए उनकी जो भी विचारधारा हो, लेकिन पहले हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का फाउंडेशन क्या है। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो आई है ना, वो महर्षि पराशर जी से आई है। राइट। वो वशिष्ठ जी के पोते थे और महर्षि व्यास के पिता थे। और उन्होंने पराशर जी ने होरा शास्त्र लिखा। हाँ। और उनको ये शास्त्र ब्रह्मा जी ने दिया। और जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे जो भी प्रेडिक्शंस किए जाते हैं ज्योतिषों के, वो सब वो टेक्स्ट पे ही हुए बेस्ड। मतलब उनका खुद का कुछ नहीं है। मतलब वो जो भी वो बुक में जो फाउंडेशन लिखी हुई है, उसी को वो पढ़ के उससे एनालाइज करके बताते। तो उनका खुद का कुछ नहीं है, और इतने सालों से चली आ रही है। मतलब अकबर जो बादशाह था, वो उसके पास भी एक एस्ट्रोलॉजर था, वो उसे कंसल्ट करता था। ये आपको इतिहास में, अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। तो ये बोलना कि ये फ्रॉड है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका नॉलेज ही उनको कमी है, या उनको पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी चीज़, कोई शास्त्र अगर नहीं है ना, तो उसको मानेगा कोई नहीं। अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वास्तु नहीं है, तो हमारे इतने सारे मंदिर जो बने, वो क्यों बोलते हैं कि ये वास्तु के हिसाब से बने? हाँ, ये बात भी ट्रू है ना? सही है। और हम नहीं बोलते। जो बाहर, अभी देखिए इतने लोग बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स, हमारे से ज़्यादा वो वीडियोस बनाते हैं हमारे मंदिरों का, और वो बोलते हैं कि ये वास्तु के हिसाब से बने हुए मंदिर है, वास्तु कंप्लाइंट है। अभी वास्तु तो उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना? तो इसका मतलब है कि देखिए, अभी एक वीडियो मैंने भी देखा था, जिसमें कोई इंडियन ही बोल रहा था कि ज्योतिषों ने गंद मचाया हुआ है हिंदुस्तान में, ये सब। और ये फॉरेनर्स ये सब में नहीं मानते और मजा करते हैं। लेकिन आप पेरिस देख लो, न्यूयॉर्क देख लो, इटली देख लो, कोई रोम देख लो,
कहीं पर भी आप देखो सब जगह पे एस्ट्रोलॉजर्स है, और उतने ही हैं या ज्यादा होंगे हमारे से ज्यादा। ये बात सही कह रहे हो आप, लोगों को आइडिया नहीं इस चीज का। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी का मदद लेते हैं लोग, अपनी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। आपके ऊपर है, सबसे मेन है विश्वास। देखिए अभी मैं कुछ इस पे बोलूंगा ना तो जरा गलत भी हो जाएगा, लेकिन सुन लीजिए। हाँ। देखिए ये जो शास्त्र है ना, ये था राजाओं के लिए और जमींदारों के लिए, क्योंकि 4 तरीके के दान है। एक है भूमि का दान, दूसरा है स्वर्ण का दान, फिर चांदी का दान, फिर गौ दान। ये सब था राजा महाराजाओं के पास, तो वही ये सब दे सकते थे। और जो गरीब था उसके पास तो कुछ था ही नहीं देने के लिए, तो इनके राज पुरोहित होते थे, राज पंडित होते थे। तो वो जो टॉप के लोग थे ना, उन्होंने इसका बेनिफिट पहले से उठाया है। और लास्ट 50 साल जो हम 70 ईयर्स हुए ना आज़ादी को, उसके बाद जब लोगों की लाइफ अच्छी हुई, वो शहरों के तरफ आए, उनकी इनकम बढ़ी, तो अभी बाकी के लोग भी दिखाने लगे। और वास्तु जो है इसका प्रचार किया बिल्डर्स ने। किया जरा। हाँ, क्योंकि इन लोग ने आज से 20 साल पहले लिखना चालू किया वास्तु कंप्लाइंट फ्लैट, वास्तु कंप्लाइंट फ्लैट। तो फिर लोग वास्तु के तरफ आए। अभी उन लोग ने अननोइंगली किया, उनको नहीं था कि हम वास्तु का प्रचार करें, उनको तो अपना फ्लैट बेचना था। सही है। तो तभी इंक्वायरीज आने लगी वास्तु के बारे में। हाँ। तो वैसे ही पहले से जो लोग दिखा रहे हैं ना, ज्योतिषी को कुंडली उनके बच्चों का, मतलब उनकी प्रथा चली आ रही है फैमिलीज में, तो उनके बच्चे वैसे हैं, वो अपने बच्चों का दिखाते हैं और वो अपने बच्चों का सब कुछ पहले करवा लेते हैं। करेक्ट। ऐसी बात है। जैसे अजय गुरुजी, इसमें एक छोटी सी बात और समझाने की मेरे को कोशिश करो कि जिनके पास पैसा है वही एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बिलीव रखता है, या गरीब लोग ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हैं? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए पहले तो एस्ट्रोलॉजी साइंस है। अच्छा। उसमें कैलकुलेशन है। वो कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई जादू है। वो एक कैलकुलेशन बेस्ड है। तो जो गरीब लोग हैं ना, ये गरीब लोग ज्यादा करके ये बाबा और इनके चक्कर में तावीज या कोई ऐसे मिल जाते हैं इनको कि ये पहन लो हो जाएगा तुम्हारा काम, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। और जो लोग पहले से ये चीज के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनके दादाजी रखते थे या उनके फैमिली में वो प्रथा है कुंडली दिखाने की। देखिए मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। एक बच्चे का 10th होता है 15 साल में। हाँ। उसका 12th होता है 17 साल में। 17-18 साल में वाले है ना। उसका ग्रेजुएशन होता है 20 साल में। उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है 24 साल में। अभी देखिए जो लोग रेगुलरली कुंडली दिखाते हैं ना, वो अपने बच्चों की कुंडली 15 साल के पहले उसके सारे दोषों की शांति करा देते। 15 साल के पहले करा देते हैं। जैसे कि सोचिए कि उसको एक कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, श्रापित दोष है, शनि चंद्र विष योग है। क्यों? क्योंकि ये उनको पता है कि बाद में इसके स्टडीज में बाधा डालेगा। अच्छा, तो मतलब कोई आदमी अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उनकी कुंडली जब बनती है तो उसमें ये सारे दोष आ जाते हैं। कौन से दोष होते हैं? देखिए सबके कुंडली में दोष सब है। दोष होते हैं कुछ ना कुछ। मेरे भी कुंडली में दोष है, आपके भी 2-3। देखिए हम सब है ना लड्डू है। लड्डू है और वो आधा लड्डू है वो मीठा है और आधा लड्डू वो कड़वा है। अच्छा। जो कड़वा है ना, वो सबके हाथों से कुछ ना कुछ गलती हुई है। हाँ, तो वो पापतन बन के आया। अभी जो अच्छाई हुई है वो शुभ आया। तो कोई यहाँ ऐसा इंसान नहीं है, कोई स्त्री या पुरुष नहीं है ना जिसने सिर्फ अच्छा ही किया हो या जिसने बुरा ही किया हो। बुरे आदमी के भी हाथ से ना कुछ अच्छे काम हुए और अच्छे के भी हाथ से कुछ बुरे कर्म हुए होते हैं। हाँ। तो वो ये जन्म में आते हैं। अभी ये दोष आते हैं कैसे? श्रापित दोष। शनि राहु केतु श्रापित दोष, शनि चंद्र विष योग। अब सबसे बड़ा है पितृदोष। सबसे बड़ा पितृदोष है। सबसे बड़ा पितृदोष है, क्योंकि पितृदोष जो है वो लीनेज में चला आता है, फैमिली में। मतलब 3 पीढ़ी पहले किसी को लगेगा तो 3 पीढ़ी बाद जो उसके वंश में आएगा, तो उसको तो लगता है मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, मेरी फैमिली क्यों सफर कर रही है। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। सोचते हैं कि हमने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं है, इस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी इतना स्ट्रगल क्यों हो रहा है, इतना टेंशन क्यों हो रहा है लाइफ में। जी, तो वो हम देखते हैं सूर्य से और चंद्र से। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य जो है वो पिता है और चंद्र है वो माता है।
तो सूर्य अगर शनि राहु केतु के नक्षत्र में आ जाए या उनके साथ कोई एक ही भाव में आ जाए तो फिर वो माना जाएगा, या तो सूर्य नीच का हो जाए, चंद्र नीच का हो जाए कुंडली में, या 6 8 12 भाव में बैठ जाए, तो मतलब वो पिता का पितृदोष हो गया। सूर्य को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अगर शनि राहु केतु के नक्षत्र में आ जाए या उनके साथ आ जाए, ये भाव में आ जाए या नीच के हो जाए, वैसे ही चंद्र का भी है, तो माँ के साइड का पितृदोष हो गया। तो पितृदोष का मतलब क्या है कि जो हमारे पहले हमारे फैमिली के लोग आगे गए हैं ना, वो जन्म नहीं ले रहे, वो प्रेत योनि में है। अच्छा। हम लोग जब चले जाएंगे, हम सब भी जब चले जाएंगे ना, तो हमको बॉडी धारण करना चाहिए। हाँ। तो पहले हमारा हिसाब होगा, हिसाब के अनुसार हमारे कर्मों के अनुसार हमको शरीर मिलेगा, मगर इनका हिसाब किताब नहीं हो रहा है, ये प्रेत योनि में भटक रहे हैं। तो प्रेत जो होता है वो ना खा सकता है ना पी सकता है, मतलब उसको भूख लगेगी तो कुछ खा नहीं सकता है, प्यास लगेगी तो पी नहीं सकता है, तो तड़पता है। तो वो खुद परेशान है ना, तो वो ये फैमिली को कभी चैन से रहने नहीं देगा। अच्छा, ये तो मेरे को पहली बार पता चला ऐसा। हाँ, तो उनकी फैमिली में देखिए शादियां नहीं होंगी, हाँ। शादी होगी तो बच्चे नहीं होंगे, हाँ। और बच्चे होंगे तो बच्चों को कुछ हैंडीकैप होगा, या तो मेंटली कुछ उसको प्रॉब्लम होगा या फिजिकल प्रॉब्लम होगा। ये फैमिलीज के अंदर घर नहीं ले पाते ये लोग, पैसा होने के बावजूद। इसमें कोई ना कोई एक फैमिली में मेंबर बीमार रहेगा। और इसमें एक आपको बात बताता हूँ, यही फैमिली के अंदर अगर कोई बच्चा जन्मा जिसके अष्टम स्थान में 8th हाउस में केतु है ना, तो ये जो पितर होते हैं फैमिली के, वो उसको ऐसे दिखते हैं जैसे आप मेरे को दिख रहे हो। अच्छा, लोग दिखते हैं। हाँ, लोग दिखते बोलते हैं। तो हैं कि मतलब हमको दिखते हैं, मतलब दादा दिख रहे हैं, दादी दिख रही है, फिर उनको कोई तो दिखते रहता है। देखिए मेरे पास एक ऐसी फैमिली आई थी, एक लड़की थी 10-12 साल की, उसने उनकी कुंडली दिखाई, उनको पितृदोष था। तो जो बेटी की अष्टम स्थान में था केतु, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा, बेटा तुमको कुछ दिखता है क्या घर में? तो वो ऐसे डरती थी इनको बताने के लिए कि ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो उसने मेरे को बोला हाँ मुझे दिखता है। तो वो लोग भी सरप्राइज हो गए। तो मैंने बोला क्या दिखता है? बोलता है मेरे को लोग दिखते हैं, मतलब चलते हुए बैठे हुए, क्योंकि जो 8th हाउस का केतु होता है ना, वो ये क्वालिटी देता है कि वो अपने पितरों को देख सकता है। तो फिर ऐसे पता चलता है कि अभी पितृदोष लगा क्यों? जैसे कि कोई बच्चा हुआ, दूध पिलाती हुई माँ थी और माँ की मृत्यु हो गई, तो उसका जो मन था वो बच्चे में रह गया। हाँ। तो उसकी गति नहीं होगी, वो अटक गई, मतलब वो बच्चे में अटक गई, तो प्रेत बन गई। जैसे किसी ने घर बनाया और घर में जाने से पहले मर गया। किसी की इच्छा थी कि मैं मेरे बेटे की शादी देखूं, और बस शादी है 1 महीने में शादी है और उसकी डेथ हो गई। और हमारे समाज में बहुत सारी लड़कियों को पहले जला दिया जाता था, मार दिया जाता था दहेज के लिए। तो ये सब जो है ये भी पितृदोष में आता है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि किसी की इच्छाएं अधूरी रह जाती है? हाँ। मतलब फैमिली में अगर किसी की इच्छा अधूरी रह गई, वो ये इच्छा नहीं हुई, तो वो प्रेत बन जाएगा, फिर वो आगे की पीढ़ियों को परेशान करेगा। हाँ, क्योंकि उसको आगे रास्ता नहीं मिल रहा है ना। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिए, तो उसकी आयु थी 60 साल, उसकी आयु थी 60 साल और उसको 35 साल में मार दिया, तो बाकी के साल तो उसके पेंडिंग है, उसको नीचे ही रहना है, ऊपर उसको एंट्री नहीं है, दरवाजा बंद है उसका, तो नीचे रहेगा और सबको परेशान करता रहेगा। तो पितृदोष मतलब सबसे बड़ा दोष पितृदोष है आपके हिसाब से? नहीं, बाकी के भी एस्ट्रोलॉजी के है, हिसाब से लेकिन सबसे बड़ा। हाँ, लेकिन 80% लोगों को पितृदोष ही रहता है। हाँ। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बोलिए कि जो भी है, आजकल लोग ज्यादा अंगूठी पहनाने में, लॉकेट पहनाने में, ये सब में ज्यादा है। ये सब बातों पर कोई बात नहीं करता है। देखिए पहले अशुभ फिर शुभ। पितृदोष के उपाय बता सकते हो क्या यहाँ पे? मतलब अगर कोई जनरलाइज करना चाहे, इसको कर सकते हैं क्या जनरलाइज, या नहीं कर सकते? जनरलाइज मतलब पितृदोष अगर है तो उसको पिता के साइड का नारायण नागबली शांति बोलते हैं। हाँ। वो 3 दिन की शांति होती है त्र्यंबकेश्वर में। वही करना तो जरूरी है? नहीं, वही नहीं, जहाँ पर भी पवित्र नदी है, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, क्योंकि ये जल में वो शक्ति है वो दोष को ग्रहण करने का। और वहां पर एक ज्योतिर्लिंग होना चाहिए, शिवलिंग होना चाहिए। अभी एक कोई नॉर्मल मंदिर है, वहां आप करोगे तो उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो जल में ताकत थोड़ी है। अब कुंभ मेला प्रयागराज में ही क्यों होता है?
हाँ इतनी सारी नदियां हैं पूरी दुनिया में है, सब यहीं क्यों इकट्ठा होते हैं? क्योंकि वही जगह में वो शक्ति ही है। अब देखिए हम अस्थि विसर्जन करते हैं, करोड़ों लोगों का अस्थि विसर्जन होता है, तो अभी तक तो हड्डियों का पहाड़ होना चाहिए, हाँ तो हड्डियां जाती किधर है? वो गल जाती है। तो पानी हड्डी को कैसे गला दिया? क्योंकि वो जल में पावर है कि वो हड्डी को गला सकता है। बाकी कहीं पे वो तो पहाड़ बन जाएगा हड्डियों का, हाँ, तो अगर ऐसे ही डाल दें, अगर कहीं पे अगर हजारों लाखों लोगों की अस्थियां ऐसे ही डाल दे तो पहाड़ बन जाएगा। और सालों से डाल रहे हैं, हाँ हम्म एवरी डे डाल रहे हैं, तो भी वो कहाँ जा रहा है? गल जा रहा है। मतलब जल में वहाँ की इतनी शक्ति है कि जो अस्थियां हैं उसको तो कुंडली में पितृदोष को कैसे पहचाने सर? देखिए चंद्र जो है और सूर्य जो है, सूर्य पिता है। नहीं मतलब एक आम आदमी कैसे समझे, मतलब उसको क्या परेशानी आ रही होगी तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे पितृदोष है। चलो अपन तो वो अष्टम भाव इसकी बात करेंगे तो आम आदमी को समझ में नहीं आएगी वो बात, पर पितृदोष को एक आम आदमी कैसे पहचाने कि उसकी जिंदगी में क्या परेशानी आ रही है, इसका मतलब उसको पितृदोष है। अभी इसका एक सीक्रेट है। हाँ सीक्रेट है। हाँ, पितृदोष वाले को ना वास्तु दोष वाला ही घर मिलेगा अच्छा। और उसको वही पसंद आएगा। जैसे साउथ वेस्ट एंट्री, फ्लैट का नंबर 4 या 8, 4 राहु का नंबर है, 8 शनि का नंबर है। ये लोगों का जो टॉयलेट होगा ना घर का, मोस्टली साउथ वेस्ट में होगा। अच्छा। तो मैं इन लोगों के घर पे जब वास्तु को जाता हूँ ना, तो विदाउट कुंडली देखे बोल देता हूँ इनका वास्तु देखे कि आपको पितृदोष है। और वो कहीं भी दिखाए वो पितृदोष ही आएगा, क्योंकि पितृदोष वाले को ही वास्तु दोष वाला घर मिलेगा ऑटोमेटिक, और वो उसको पसंद आएगा। आप उसको अच्छा घर बताओगे ना जो वास्तु कंप्लाइंट है, वो उसको उसके दिमाग में नहीं बैठेगा, वो बोलेगा नहीं मैं यही लूंगा, जीत करके ले जाओ। क्योंकि क्या होता है मालूम है, वो जो ग्रह बैठे हैं ना वो उसको उसके तरफ ढकेलते हैं। अच्छा। जैसे कि जिसके लिए सोचे कि मंगल वाला है, जिसका जो लग्न है वो मंगल का है, मेष लग्न है, तो उसको उसके फेवरेट कलर होगा ब्लैक, ब्लू, स्काई ब्लू। क्यों? क्योंकि वो उसके सर पे बैठे, उसके शत्रु है। मंगल के शत्रु है शनि, राहु, ये परम शत्रु है। तो उसका वार्डरोब जो रहेगा ना, आप चेक कर लेना, आप मतलब आपके व्यूअर्स चेक कर सकते हो, उनके अगर बेटे का मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है तो उसके ज्यादा करके कपड़े ब्लैक होंगे या ब्लू होंगे। क्योंकि मेरे बात करता हूँ, मेरे भी बहुत सारे ब्लैक ही ब्लैक थे, पर मैंने अभी थोड़ा दिन पहले पता नहीं क्या है दिमाग में लगा यार ये सब ब्लैक निकालो यार। हाँ। और दूसरा वार्डरोब रखते हैं। पहले पूरा जो मेरे को देखता था बोला कि व्हाइट ब्लैक ही पहनता है, क्या व्हाइट ब्लैक ही पहनता है क्या? तो वो उसके सर पे सवार है ना, तो उसको तरफ लेके जाएंगे, वो हर को भी पेंट कराएंगे ऐश कलर। आप देखिए आजकल बहुत एक फैशन चला है ग्रे कलर का पेंट करने का, टेक्सचर करने का, और उसपे गोल्डन पट्टी मारा। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। अभी वो उसने खुद राहु को घर पे ला दिया है बाहर से पकड़ के। तो शनिचर को अभी कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक कपड़ा पहनते वो लोग, तो आपको ब्लैक कपड़ा, ब्लैक उड़द दाल का दान करना है, उसको अपने पे धारण नहीं करना है शनि को। देखिए एक सिंपल सी चीज है, आज लोगों को प्रॉब्लम क्यों है, लोग ना गलत दान कर रहे हैं या गलत रत्न धारण करके घूम रहे हैं। जैसे कि हम अपने घर से कौन सी चीज निकालते हैं, हमारे कपड़े हम कौन से निकालते हैं, जो हमको नहीं चाहिए। हाँ। जो हमको नहीं चाहिए वो हम निकाल देते हैं। तो हमको वो ग्रह जो हमारे कुंडली में नहीं चाहिए उनका इफेक्ट, उसका दान किया जाता है। जैसे किसी के कुंडली के अंदर शनि अशुभ है, राहु अशुभ है, तो उसको फिर ये चीजों का दान करना चाहिए। उसको नीलम और गोमेद डाल के घूमना नहीं चाहिए। और लोग ऐसी गलती करते हैं। अब देखिए मेरे पास एक लड़के का केस आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका मिडिल ईस्ट के अंदर सब ऑफर लेटर ये सब आ गया हुआ है, ठीक है, मगर उसको लोग भेज नहीं रहे, इतने पे अटका हुआ है उसका काम। और उसने मुझे कॉल किया, वो गुजरात से था। बोला महाराज मेरा सब हो गया है, ऑफर लेटर भी तैयार है, लेकिन वो मेरे को भेज नहीं रहे, मेरे को टिकट नहीं भेज रहे कि तुम आ जाओ, और मैं तो सब करता हूँ। मैंने बोला क्या करते हो? तो बोलता है मैं गाठिया खिलाता हूँ कौवे को। तो गाठिया का कलर क्या है? येलो। येलो क्या है? गुरु। तो खुद का काम खुद ही अटका के बैठा है। तो मैंने बोला बेटा तुम्हें गाठिया खिलाना बंद करो। और जैसे उसने बंद किया 2 वीक में उस लोगों ने उसको टिकट भी भेज दिया और काम हो गया। मतलब खुद से कुछ करना भी नुकसानदायक है। हाँ, अगर आपको नहीं मालूम है। हाँ। अभी देखिए मैं एक एक्ट्रेस का केस आपको बताता हूँ। हाँ। बहुत फेमस एक्ट्रेस है, मगर क्लाइंट प्राइवेसी की वजह से मैं आपको नाम नहीं ले सकता हूँ। तो बीच में उनको
फिल्में आने बंद हो गई, कम हो गई। हाँ। फिल्में आने कम हो गई, जिस हिसाब से आ रही थी वैसे नहीं आ रही थी। तो उनको किसी ने मेरे बारे में बताया, तो मुझको आके मिली हो, तो उनके कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने देखा कि ऐसा तो कोई गोचर में या महादशा अंतरदशा में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इनका काम रुके। तो देखिए कैसे बात अपने आप आ जाती है बाहर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने ना मेरे सारे ग्रहों की तो शांति भी कराई है। तो मैंने बोला कौन से ग्रह की आपने शांति कराई है? बोले सब ग्रह की। मैं बोला शांति कराई जाती है अशुभ ग्रह की, जो ग्रह आपको दे रहा है उसको आप शांत क्यों करोगे? उसको शांत करोगे तो वो आपको देना बंद कर देगा। एनीवेज, तो मैंने बोला आपने कौन से ग्रह की शांति कराई? तो बोलती है राहु और शुक्र। अब ये जो फिल्म इंडस्ट्री को रूल करता है शुक्र, इसके लिए फिल्में रिलीज होती है शुक्रवार को। अच्छा। जितने भी आर्टिस्ट है, राइटर्स है, डायरेक्टर्स है, एक्टर्स है, पेंटर्स है, सिंगर्स है, ये सब शुक्र के अंडर आते हैं। विदाउट शुक्र के ये उनको फेम मिलेगा नहीं। तो इसने शुक्र की शांति करा दी, तो इसने अपने शुक्र को अपने कुंडली से डीएक्टिवेट कर दिया, पहली बात। दूसरा है राहु। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राहु का भी कंट्रोल है। जो हमारा मोबाइल है वो राहु है। अभी देखिए जो फिल्में है वो असली थोड़ी है, नहीं। लेकिन लगती असली है, हम रिलेट करते हैं उससे। तो जो नहीं है फिर भी हमको लगता है कि है। ये जो मिथ्स हमारे माइंड में डालता है ना, वो राहु डालता है। और किसी को जो फेम दिलाता है ना, वो राहु दिलाता है। तो उसने राहु का भी शांति करा दिया, तो फिर कैसे काम होएगा? तो फिर मैंने उसको बोला कि मैडम आप एक काम कीजिए, आप ओपल धारण कीजिए या तो डायमंड धारण कीजिए, और आप राहु के लिए घूमे धारण कीजिए। तो वो धारण करने के बाद भी उसको ट्रैक पे आने के लिए 3 महीना लगा। सोचिए आप। तो अपना बना बनाया काम जस्ट बिकॉज किसी का प्रेडिक्शन रॉन्ग गया तो डैमेज कर सकता है। तो ये क्या गारंटी, मतलब जैसे मतलब आपने भी, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने किसी को कुछ रेमेडी बताई और उसके साथ गलत हो गया, फिर कोई तीसरा बंदा भी वही बात बोले कि आपको किसी ने बताया और वो गलत हो गया, तो असली हीरा कैसे पहचाने सर? नहीं, असली हीरा तो पहली बात, अगर सालों से आपसे जुड़े हैं ना लोग, तो वो बोलेंगे आपको कॉल करके। जैसे मेरे क्लाइंट है ना, तो कॉल आ जाएगा कि ये किया लेकिन नहीं हुआ, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ। तो फिर जाना पड़ेगा, वापस खोलना पड़ेगी कुंडली, चेक करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो बैक। तो फिर अपने से हुआ है तो फिर बोलने का हाँ थोड़ा एक काम करो, ये बंद करो अभी। उसमें कुछ नहीं है, वो ईगो नहीं रखने का। मतलब एक होता है ना कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। देखिए मेरे क्लाइंट्स जानते हैं, जो अभी इतने सालों से मेरे साथ डील करते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ मैडम मेरे को थोड़ा टाइम दो, या सर मेरे को थोड़ा टाइम दो, आई विल गेट बैक टू यू। तो वो समझते हैं। तो फिर मैं देखता हूँ फिर से, क्योंकि हो सकता है, देखिए ये सब चीजें एक साथ सिंक होके आना, और फिर एक बात सही से, देखिए जैसे एक आदमी आके आपको बोल रहा है मेरे को 25 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का है, तो आपका जो कंसल्टेशन है ना, जो वो एस्ट्रोलॉजर को देता है, वो उसके लिए कुछ नहीं है, बट उसको सही एडवाइस चाहिए। और तभी आप कुछ भी बकवास नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट स्टेक पर है और वो आप पे भरोसा करता है, तब वो आपको पूछ रहा है। और ये वाइट का बिजनेस है, कोई ब्लैक वाले नहीं, बिजनेसमैन है लोग, 3-4 पार्टनर है सब लोग, कोई बिल्डर है, कोई बड़ा कंपनी स्टार्ट कर रहे, तो क्या करेंगे। अच्छा अजय गुरु जी, मैंने एक चीज और किसी से पूछ रहा था बात, तो पर को उसका आंसर नहीं मिला। ये जो कार्मिक पैटर्न है, किसी का कार्मिक भी है कि तुम्हारा कार्मिक जो तुमने कर्म किया 9 साल में खत्म होगा, फिर वापिस 9 साल में कार्मिक पैटर्न बनता है, 9 साल की कुछ गणना होती है ऐसी, ये तो है क्या? ये कैसे काम करता है कार्मिक पैटर्न? देखिए कार्मिक पैटर्न अगर केंद्र में बना है ना, मतलब राहु केतु जो है ये हम गए जन्म से देखते हैं। जो कार्मिक पैटर्न जो आप बोल रहे हैं वो पास्ट लाइफ कर्मा है। अच्छा। और वो हम डिफाइन करते हैं राहु केतु से। तो राहु केतु अगर केंद्र में बैठे हुए, मतलब कि 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, तो मतलब कुंडली पूरी वीक हो गई। ये लोगों का जो प्रोग्रेस होगा ना, वो 35 के बाद होगा। 35 साल तक ये सफर करेंगे, क्योंकि ये लोगों को गए जन्म का श्राप है, तभी वो कुंडली के बीच में आ गए। उसको काल सर्प दोष भी बोलते हैं। काल सर्प दोष का मतलब होता है कि राहु केतु के बीच में कुंडली आ गई, मतलब सर्प के बीच में कुंडली आ गई। तो जो सांप होता है, आप कभी भी देखना, सांप तड़पते रहता है, एक डंडे के जैसा नहीं रहता है। तो इंसान भी तड़पते रहता है, परेशान रहता है। तो ये जो राहु केतु है ना, यही आपका कार्मिक डेट है। और वो जो खत्म होना है ना, उसमें आपकी गुरु की अवस्था देखनी पड़ेगी।
अगर गुरु अच्छा है, गुरु नीच का नहीं है, गुरु अच्छे डिग्री पे 14 या 18 डिग्री पे, तो गुरु संभाल लेंगे, उसको गुरु बल बोलते हैं। गुरु अगर अच्छे स्थिति में हैं तो आपके सब दोष होने दो, गुरु अकेले सब दोषों को सब संभाल लें। संभाल लेंगे। मान लो किसी की कुंडली खराब है, मतलब काम अटक रही, चीजें हो रही है, ऐसा 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 कुछ हो रहा है, मतलब लाइफ में कुछ भी कार्मिक पैटर्न की वजह से हो रहा हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी को धन योग नहीं बन रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसा कोई पैटर्न बन रहा हो और वो करना चाह रहा हो, मतलब किसी की इच्छा है कि मेरे को ऐसा ऐसा हो, और वो इच्छा उसकी पूर्ति नहीं हो रही हो। इच्छाओं की पूर्ति कितना होता है कितना नहीं होता है वो बात अलग है, बट क्या ऐसे एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रेमेडी करके क्या इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है? की जा सकती है, लेकिन कुछ इच्छाएं नहीं होंगी पूरी। हाँ, जैसे जैसे कौन कि सी इच्छा नहीं होगी? जैसे कि जो घर में 12 भाव है, जिसके अंदर केतु बैठा है या शनि और केतु बैठा है, तो समझने का ये सुख हमारे भाग्य में है ही नहीं। अच्छा, इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा नहीं होगी मतलब वो आपने बहुत भोगा है या उस चीज का लास्ट जन्म में वैल्यू नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी के लव रिलेशंस नहीं बनते, सो लव रिलेशंस बनते 5th हाउस से। अब 5th हाउस में बैठा है शनि केतु, तो वो लव के मामले में भिखारी है। वो सर पटकते मर जाए, उसका लव कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसने गए जन्म में ये लव का सुख बहुत भोगा है या लव का वैल्यू नहीं किया है। जो उसको प्रेम मिला है उसका उसने सम्मान नहीं किया है। अगर पिता के घर में बैठा है, यानी कि भाग्यस्थान में बैठा शनि केतु बैठा है या केतु बैठा है, तो पिता रहेगा नहीं, और रहेगा तो कुछ काम का नहीं रहेगा, या तो बीमार रहेगा या तो एडिक्ट रहेगा, घर पे पैसा नहीं देगा, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो हर एक को देखना चाहिए कि मेरे कुंडली में केतु महाराज कहाँ बैठे। तो केतु अगर आपके किसी के कुंडली में, तो सोचने का ये सुख अपने को नहीं मिलने वाला है। अच्छा अजय गुरुजी, अगर किसी जैसे जन्म हो गया, जन्म स्थान है, कुंडली डिसाइड हो गई उस दिन, तो उस दिन पता चल गया कि राहु केतु और आपके गुरु कहाँ कहाँ पे कौन कौन से भाव में बैठे हुए हैं, तो ये वक्त के साथ चेंज होते हैं क्या? देखिए, एक है लग्न कुंडली। हाँ। लग्न कुंडली का मतलब जब एक व्यक्ति का जन्म हुआ उस टाइम पे जो ग्रह जहाँ पर थे उस हिसाब से वो कुंडली बनी, उसको बोलते हैं लग्न कुंडली। ठीक है। उसका जो पहला भाव होता है वो खुद है, और उस हिसाब से बाकी के कैरेक्टर्स है, मतलब उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके भाई बहन, ये चेंज नहीं होंगे। और इसमें महादशा और अंतरदशा जिसकी चलेगी ना, वो भाव का फल आएगा जहाँ पे वो ग्रह बैठा है। मगर चेंज कहाँ होगा? गोचर में। अभी देखिए, ग्रह तो मूव हो रहे, ग्रह तो एक जगह पे बैठे नहीं है। ये तो उस टाइम की कुंडली जब उसका जन्म हुआ, सोचो कोई 1960 में पैदा हुआ और अभी 26 चल रहा है, तो ग्रह वहीं थोड़ी बैठे 60 से, तो ग्रह मूव हो रहे। तो अभी जो ग्रह मूव होके अभी जो घर में आए हुए हैं ना, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को हमेशा ये देखना चाहिए कि लग्न कुंडली के साथ महादशा अंतरदशा के साथ गोचर भी देखना चाहिए कि गोचर के अंदर इसके ग्रह कहाँ पर आए हुए, तो आपको पूरा पिक्चर मिलता है। अभी कुछ एस्ट्रोलॉजर से जो तुरंत बता देते हैं लग्न देखकर, लग्न मतलब 1st हाउस, तो जैसे गुरु है तो उसको शनि राहु केतु का उपाय दे दिया, और अगर शनि है तो उसको मंगल का उपाय दे दिया। जैसे मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो वो पूरा पिक्चर नहीं आएगा। पूरा पिक्चर तभी आएगा जब आप महादशा देखो, अंतरदशा देखो, वो दोनों ग्रह लग्न कुंडली में कहाँ बैठे, उसके बाद गोचर में कहाँ बैठे। अभी सोचिए कि महादशा अंतरदशा तो अच्छी चल रही है, लेकिन गोचर में शनि आया है माँ के घर में, तो माँ को बीमार कर देगा और काम को ठंडा कर देगा, क्योंकि जो 4th हाउस है वो देखता है कर्म स्थान को, 10th हाउस को, तो काम स्लो कर देगा। तो महादशा अंतरदशा देखेगा तो बोलेगा बहुत अच्छा चल रहा है, गुरु की चल रही है, तो धंधा अच्छा चलना चाहिए। लेकिन शनि आके बैठे चतुर्थ स्थान में, एक एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, और वो देख रहे कर्म स्थान को, काम को, तो शनि भगवान का काम है स्लो कर देना, तो माँ की हेल्थ खराब करेंगे और काम को स्लो करेंगे। अब ये पता नहीं चलेगा महादशा अंतरदशा से, ये पता चलेगा गोचर को देख के। अच्छा। तो ये काम है एक एस्ट्रोलॉजर का कि ये पूरा पिक्चर, क्योंकि देखिए जो क्लाइंट आता है उसको नहीं पता है। हाँ, वही किसी को कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? हाँ, तो आपको जस्टिस अपने काम के साथ करना है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप बोलिए कि मेरे को टाइम लगेगा, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। नहीं तो फिर क्या होगा मालूम है कि आपको वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, मतलब आपको लगेगा कि आपने इनकम्प्लीट काम किया, और उसको भी ना अच्छा राइट प्रेडिक्शन नहीं मिलेगा।
तो अभी जैसे इसमें बिजनेस की बात करते चलो, ठीक है, सब बिजनेस व्यापार सबको, जो व्यापारी व्यापार कर रहे होंगे, तो किसी का बिजनेस अगर बार बार फेल हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की मदद से क्या वो एक नया बिजनेस अगर करे तो उसमें सक्सेस पा सकता है, और पा सकता है तो कैसे? देखिए, अगर बिजनेस करना है ना, हाँ। तो पहले तो गुरु को देखना पड़ेगा, कुंडली में उसका गुरु कैसा है। गुरु अगर बाल अवस्था में मतलब 0 to 6 डिग्री में, या मृत अवस्था में 24 to 60 या 24 to 30 डिग्री में, तो अगर 1 to 6 में मतलब बाल है, मतलब पावर नहीं है, और 24 to 30 है मतलब मृत है, मतलब उसमें पावर ही नहीं है। अगर 14 और 18 है मतलब फुल पावर में, और सोग रही है मतलब मित्र की राशि में, जैसे मंगल की राशि में है, चंद्र की राशि में है, या स्वयं की राशि में है, और उच्च का है, उच्च का मतलब एक्सल्टेड है, अगर तो फिर वो बंदा जैसे धीरूभाई अंबानी है, जो भी लोग 5,000 10,000 आदमी लोगों का घर चला रहे हैं ना, वो गुरु की ताकत है, गुरु की ताकत है। वो गुरु बल है। अच्छा, वो कौन से भाव में होते हैं? मतलब गुरु खुद लग्न में बैठ जाए, कर्मस्थान में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए और कर्मस्थान को देखे और अच्छी डिग्री में हो। तो ये कैसे मूव करते हैं? मतलब जैसे मान लो क्या, मतलब किसी की भी जिंदगी में कभी भी मूव कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये लग्न कुंडली में जहाँ है वहीं रहेंगे, लेकिन ये उनका वो जो आपने पहले बोला ना, पास्ट कर्मा, पेंडिंग कर्मा, ये लोगों का वो पहले का कर्मा है। देखिए, ये जो भी आप आज स्टार देख रहे हो ना, ये लोगों ने ये चीजें जन्मों से प्रैक्टिस की हुई है, और वो आज जाके मटेरियलाइज हुई है। ये लोग वो जन्मों से करते आ रहे हैं। कि आज का कुछ फल नहीं है ये। नहीं, सचिन तेंदुलकर जैसे हैं तो वो बैटिंग का प्रैक्टिस ये जन्म का नहीं है उनका, वो बहुत जन्मों से ट्राई कर रहे हैं और ये जन्म सक्सेस हो गए। अमिताभ बच्चन अगर हैं तो हर कोई अमिताभ बच्चन बन सकता है, हर कोई है। तो ये लोगों ने जन्मों जन्मों तक यही ट्राई किया है कि मैं टॉप पे जाऊं, टॉप पे जाऊं, टॉप पे जाऊं, और बीच में रह गया। फिर अभी जब उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो जो पास्ट का जो किया हुआ था उसको ऐड करके किया। गुरुजी, बट है ना, ये ऐसा देखा जाता है कि जैसे सेम बर्थ वाले लोग हैं, मतलब 1988 या 1990, पर एक बंदा बहुत सॉलिड कर रहा है, तो टाइम पीरियड उतना ही, स्थिति वैसी, और एक बंदा कैसा कर रहा है। अभी देखिए, मैं अमित जी के बारे में आपको बोल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन जी के बारे में, क्योंकि उनकी लाइफ हमने देखी है। अगर मैं किसी के बारे में बात करूंगा तो रिलेट नहीं कर पाएंगे। अब अमिताभ बच्चन साहब आ जाएं स्क्रीन पे तो लोग खुश हो जाते हैं, कुछ बोल दे तो खुश है। तो खुश हो जाते हैं। अभी ये क्या है, कोई दैविक शक्ति नहीं है, आप सोचिए, है ना। और कब से है तो सर, मतलब कितने स्टार्स आए गए, और आप अमिताभ जी को पूछिए कोई इंटरव्यू में तो वो यही बोलेंगे कि मैं तो एक सिंपल एक्टर हूँ। तो ये जो हम्बलनेस है इतने बड़े कदम को लेके चलने का, मतलब स्टारडम के साथ इतना हम्बलनेस होने का ना, तो फिर वो कुंडली का पावर है। नहीं तो देखिए, छोटे मोटे स्टार जो हैं वो उनकी लैंग्वेज आप देखो, उनका कोई इंटरव्यू देखो तो आपको एक झलक आएगी कि कितना घमंड है। और अमित जी का आप कोई भी इंटरव्यू कभी कभी उठा के देख लीजिए तो आपको एक हम्बलनेस लगेगा उसके उनके लैंग्वेज में। अब ये पावर है कुंडली का कि इतने बड़े स्टेज पे हो करके भी दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों को आगे करना। तो आज चाहकर भी मतलब अगर कोई बनना चाहे तो बन नहीं पाएगा, मतलब आप, मतलब मैं अभी सच बात बोलूँ ना तो हर एक का एक वो लिखवा के आया है, उसके आगे वो अपनी लाइफ बेहतर कर पाएगा, लेकिन वो स्तर पे नहीं जा पाएगा। वो हर कोई थोड़ी संत बन पाएगा, प्रेमानंद जी महाराज हर कोई थोड़ी बन पाएगा, बन सकते हैं, है ना। तो हर एक की कैपेसिटी है, उसने जो फास्ट लाइफ में किया हुआ है ना उसका। देखिए, ये उपाय करके वो एक अच्छा जीवन जी सकता है, घर चला सकता है, अच्छा फेम पा सकता है, मतलब। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है ना, ये तप है, ये बहुत बड़ा तप है इन लोगों का, जो ये पहले से करते आ रहे, तब अभी ये जन्म में मिला है। ये 1 2 4 जन्म की बात नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि मैं एक जन्म में बन जाऊं, तो कितने एक्टर्स है, कितने पॉलिटिशियंस है, लोग एक नगर सेवक नहीं बन पाते पूरी लाइफ, एक कॉर्पोरेटर नहीं बन पाते। मतलब रेमेडी करके अच्छा जीवन जी सकते हैं, बट आगे बढ़, हाँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, मतलब ये लोग की कुंडली, मतलब ये समझने का कि ये अलग ही चीज़ है। मतलब आप इन देखिए, ये सब जो लोग हैं ना, इनके सामने जब हम जाएंगे ना तो हमें बोलने नहीं होगा, इनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता बात नहीं कर पा सकते, है, बात नहीं कर पाएंगे। मतलब ये ऐसे, देखिए मैं आपको बोलता हूँ, हमारे देश में ना कोई भी सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी है ना, उसको क्रिटिसाइज करना ना एक फैशन है। सही है।
लेकिन आप ये सोचो कि आप उसके सामने अगर बैठो तो आपका अचीवमेंट और उनके अचीवमेंट में कुछ है क्या? आपका 10% भी कुछ है जो उनका अचीवमेंट है? नहीं है। तो आप उनके ऊपर कमेंट कैसे कर सकते हो? लेकिन बोलने के लिए लोग बोलते हैं, क्योंकि एक ये है कि आप फेमस होना है ना, तो आप एक बड़े पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बोलो। ये सबसे आसान तरीका है फेमस होने का। इसके लिए देखो, आप बड़े लोगों के बारे में कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं। वो इसलिए बोलते हैं ताकि मैं आ जाऊं पिक्चर में। अब इनको, बड़े लोगों को ये बात मालूम है, तो वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते इनके। इस बात पे एक बात याद आई है अजय गुरुजी, बहुत मतलब दिल की बात आ गई एकदम खतरनाक वाली, कि मतलब बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचाना, बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचाना भी आज एक मानसिक गुलामी बन गई है। हाँ, देखिए जो बड़े लोग हैं ना, वो लोग ना अपने लेवल के लोगों के साथ ही ओपन होते हैं। उनको मालूम है कि ये सब जो लोग हैं ना, ये अपने लेवल के नहीं है, लेकिन अभी आ गए तो ठीक है। क्योंकि देखिए, जो डायमंड होगा ना, खुद हीरा होगा, तो फिर वो हीरे में ही रखा जाएगा। तो ये सब जो है ना, वो उनको वो फोटो खिंचा देंगे, लेकिन उनको भी नहीं मालूम कभी मैंने इसके साथ फोटो खिंचा है। अगर दोबारा आ जाए तो उनको भी नहीं मालूम रहेगा। यहाँ पर इस दुनिया में किसी भी इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी की वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ उन लोगों की है ना, जो किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, मतलब किसी के लाइफ में वो अच्छा चेंज ला रहे हैं, उन लोग की वैल्यू है। जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल है, कि आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास कार है और आप सर्विस सेंटर में देते हो, मतलब आपका कोई प्राइवेट मैकेनिक है और आपने कार दी, उसने आपको कोई फालतू खर्चे में नहीं डाला। आपको बोला, अभिषेक जी आपको 2 दिन में गाड़ी दे दूंगा मैं, और दे भी दी, और खर्चा भी कम और परफेक्ट करके दे दिए। तो फिर आपका भरोसा बैठ गया कि, तो उसने आपको सर्विस दी, आपको खर्चे में नहीं डाला, तो ट्रस्ट बैठ गया। तो हर काम में ना, जो ये है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो आपकी वैल्यू है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप स्टार के साथ फोटो खिंचाओ या किसी के भी साथ फोटो खिंचाओ, लोग समझ जाएंगे। लोग मूर्ख नहीं है, 1-2 बार वो समझ जाएंगे कि ये सब ठीक है, लेकिन कुछ है नहीं। और जो टैलेंटेड है ना, फिर वो जंगल में बैठा हो, कोई ना कोई बोलेगा वहाँ बैठे हैं, जाके मिलो, तो लोग आपको वहाँ भी ढूंढ लेंगे। कहने का मतलब है कि जो इंसान अच्छा काम कर रहा है, उसकी जरूरत सबको है। जैसे कोई डॉक्टर है जो सही इलाज करता है, तो देखिए आपके यहाँ, उसके यहाँ लाइन होगी, भले वो कोई ज़्यादा हाईफाई एरिया में नहीं बैठा हो, और कोई एकदम टॉप एरिया में भी बैठा हो, तो वहाँ गर्दी नहीं होगी, क्योंकि उसने रिजल्ट दिया है। तो हर लाइन में ऐसे ही है। आप लोगों के लाइफ में चेंज लाओ, पॉजिटिव चेंज लाओ, तो आपका काम हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने पॉडकास्ट यहाँ तक देख लिया ना, मतलब लाइफ की एक बंदे ने भी, मतलब उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु को लेके। नहीं है ना, वास्तु तो है, और एस्ट्रोलॉजी। पर ये जो अपन जो बात करी है ना आज, मतलब जो चीज, मतलब इसमें गहराई है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिएगा। हाँ, मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से आपने देख लिया, अरे क्या बात करे, तो समझ नहीं आएगा। पर आपने थोड़ा ठहराव के साथ इस पॉडकास्ट को अगर कोई देखेगा ना, तो उसको एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का मतलब समझ में आएगा। जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी, जो मैं पर्सपेक्टिव बना पा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के लिए, कि कैसे काम करती है, कैसे हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है, तो उसका पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाएगा सर। अब एक बात और आती है, जैसे आपने बोला कि जैसे प्रेत आत्माएं, मतलब जो प्रेत बन जाते हैं घर परिवार में, तो जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज देखते हैं हम, या फिर कोई घर देखते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है वो स्पिरिट है, घोस्ट है, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो ऐसे केस कितने रियल होते हैं? क्या आपने कोई केस अनुभव किया है ऐसा? देखिए क्या है ना, मैं ये आंसर का आपको, ये क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, जो भी रेंटल प्रॉपर्टी आप लेते हो, जो मतलब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बंद है 3 साल, 4 साल, 5 साल से, वो प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो प्रॉपर्टी बहुत सालों से बंद है ना, वहाँ प्रेतों का वास हो जाता है। जैसे हमको वो पसंद नहीं है, हम भी उनको पसंद नहीं आते, उनको भी एकांत चाहिए, तो यहाँ उनको एकांत मिलता है, और फिर हम आउटसाइडर हो जाते हैं और वो वहाँ के ओनर हो जाते हैं। तो आप फिर किसी ने वो घर लेके गया, ले लिया रेंट पे, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको देखना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड हो, मतलब वहाँ कोई रहता हो, या फैक्ट्री है तो वो वहाँ पे कोई फैक्ट्री चलाते हुए गया। अभी कोई फैक्ट्री बंद है, 3 साल से बंद है,
और आप वो फैक्ट्री ले रहे हो, और स्पेशली उसमें भी देखने का कि अगर वो रेंट बहुत कम में दे रहा है आपको, जैसे अगर 20,000 रेंट है वो आपको 10,000 में दे रहा है, हाफ में, तो वहाँ फिर कुछ ना कुछ तो आपने कोई अनुभव किया है केस ऐसा? आप कभी गए हो, आपने कुछ अनुभव देखा हो, आपका कोई अनुभव साझा कर सकते हो यहाँ पे? देखिए मेरे पास ना एक ऐसे फैक्ट्री जो ओनर थे उन्होंने कांटेक्ट किया, मतलब उनका फैक्ट्री प्रेमाइस था, गाला जिसको बोलते हैं ना, 2-3 गाले का। तो उन्होंने मेरे को वास्तु, एक्चुअली क्या होता है ये वास्तु का बोलते हैं लेकिन इनको पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये बोलेंगे तो लोग आएंगे नहीं। हाँ। तो ये ज़रा मिसगाइड करते हैं हमको कि वास्तु का प्रॉब्लम है। तो मैं वहाँ गया तो कोई नहीं था फैक्ट्री में, वो बंदा अकेला बैठा हुआ था। तो मैं बोला यहाँ कोई नहीं है, तो उसने बोला आप ज़रा डायरेक्शन ये सब देख लीजिए और मुझे बताइए कि क्या है। तो मैंने डायरेक्शन से सब देख लिया, तो ये सब तो ठीक था। फिर उसने मैंने उसको बोला कि आपके यहाँ पे कोई मतलब काम वर्कर्स ये सब नहीं दिख रहे, मशीन है ये सब, आप अकेले हो तो आज छुट्टी है क्या? तो बोला नहीं, खुद ही बोला सब भाग गए। मैं बोला भाग गए मतलब? तो फिर बोला बैठो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लिया है 1.5-2 महीना पहले ये प्रॉपर्टी, ये गाला, और यहाँ पे मेरे वर्कर्स थे और वो रात को यहाँ पे सोते थे। तो कोई टॉयलेट जाता था और जब दरवाज़ा खोलता था तो खुलता नहीं था, जैसे दूसरे साइड से किसी ने पकड़ के रखा है, फिर खुलता था। फिर कोई किसी को रात को झापड़ मार रहा है, कोई लात मार रहा है। तो इन सबको वर्कर्स को क्या लगा जो रात को सोते थे कि कोई तो भी मस्ती करता है, लेकिन ये सबके साथ फिर होने लगा। तो उन्होंने फिर समझ गए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो डर गए। तो उन लोग ने क्या किया, आपस में डिसाइड किया, एक एक करके वो सब निकल गया। फिर उन्होंने फ़ोन करके बोला सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने जब मेरे को बुलाया तो मैं बोला फिर ये फिर वास्तु का नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो आप ये खाली करो क्योंकि दूसरे भी भाग जाएंगे। तो वैसे ही होता है। तो हो सकता है कि वो जो फैक्ट्री प्रेमाइस उन्होंने लिया था वो बहुत साल से बंद थी। अब एक दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक कपल था, उन्होंने उससे मेरे को वास्तु के लिए बुलाया, वो फ्लैट ले रहे थे। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि मैंने फ्लैट लिया था अभी और हम लोग वो फ्लैट खाली कर रहे हैं 15 दिन पहले, हम लोग को जमा नहीं। तो वो मेरे को दूसरे फ्लैट का वास्तु चेक करने के लिए बुलाया। तो मैं तो फ्लैट का वास्तु देखा और उनको जो वास्तु कंप्लेंट था वो मैंने बताया कि आप ये ले सकते हो, 3 फ्लैट देखा हमने। मैं बोला आप ये ले सकते हो, दिस इज़ अ गुड प्रॉपर्टी। तो मेरे को एक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि 15 दिन में ये बंदा बोल रहा है इसने लिया फ्लैट, मतलब इसने डिपॉजिट भी दिया होगा, रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा, 15 दिन में प्रॉपर्टी कौन छोड़ता है? तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि जैसा सब बात हो गई, मतलब ऐसे ही। तो मैं बोला आपको प्रॉपर्टी छोड़े तो इतना जल्दी क्यों छोड़ दिए? तो पहले वो मेरे को बताना नहीं चाहता था ओपनली। तो बोला नहीं वो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो खुला तो मेरे को बोला कि वो दिल्ली से थे यार, यहाँ जॉब करने के लिए आए थे, दोनों वर्किंग थे, तो सुबह जाते थे और शाम को आते थे। तो एक हफ्ते में ना जो बेड होता था ना और जो वार्डरोब होता था, जब वो आते थे तो उसका पोजीशन अलग होता था, अच्छा, चेंज होता था। तो फिर उनको समझ गया कि यहाँ कुछ है प्रॉब्लम, तो उन्होंने डिसाइड किया कि छोड़ने का है। मगर जाते जाते ना उसने एक काम किया, वहाँ एक पुराना वॉचमैन था, उसको उसने जब टेम्पो से उसका सामान जा रहा था तो वॉचमैन आया। वो एक्चुअली जब सामान जाता है तो लोग आते हैं, थोड़ा कुछ मिलेगा दक्षिणा, अभी जा रहे तो आते तब खुशी से लेते, जाते तो कभी देते, इतना सेवा किया। तो एक बुढ़ा था, उसने ही मेरे को बताया। तो उसने बोला काका एक बात बताओ ना, यहाँ पे चक्कर क्या है? उसने कुछ दिया रहेगा उसको। तो बोला यहाँ पे ना एक लड़की ने सुसाइड किया था और अभी ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, और जो भी यहाँ आता है ना ज़्यादा टिकता नहीं है। तो जो ब्रोकर होता है ना उसको पता भी होगा तो ये नहीं बताएगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले वैसे ही है डिफ़िकल्ट, लेकिन आप कैसे भी फाइंड आउट करने का कोशिश करो कि यहाँ पे कुछ ऐसी घटना तो नहीं घटी है।
कोई वॉचमैन से, भले 100-200 रुपया जाए कि भाई यहाँ कोई सुसाइड तो नहीं हुआ है, कोई मारा तो नहीं है। ये सारी केसेस जैसे मतलब घर में जैसे गाड़ी वाड़ी में भी होते हैं क्या? सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते हो आप तो भी दिक्कत आ जाती है, कुछ सेकंड हैंड आपने चीजें ले ली तब भी दिक्कत आ जाती है आपको, ऐसा देखा जाता है? जिसमें 88 है, 77 है, हाँ। मतलब केतु का पावर डबल है, शनि का पावर डबल है, तो ऐसे गाड़ी नहीं लेना चाहिए। सेकंड हैंड गाड़ी भी नहीं लेनी, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी में भी मेरे को तो लगता है कि देखिए सेकेंड हैंड दिक्कत हो सकती है। मतलब क्या होता है ना, उसका एक्सीडेंट होएगा ना गाड़ी का, तो उसके ऊपर एक ऐसा लाइन होता है, वो कट जाता है, मगर ये लोग वो भी ज्वाइन कर देते हैं, आपको समझेगा नहीं। तो सेकेंड हैंड गाड़ी का भी कुछ तो भी, मतलब आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़े वाइब्स मेरे को सही नहीं आ रहे, तो छोड़ दो, मत जाओ उसके अंदर, क्योंकि बाद में फिर ये चक्कर हो जाता है। सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लेना, सेकंड हैंड घर नहीं लेना, सेकंड हैंड चीजें में दिक्कत तो कहीं ना कहीं। देखिए जो भी चीज आपको जरूर। मार्केट रेट से बहुत कम में मिल रही है ना, हाँ। जैसे एक चीज का रेट है 100 रुपया, वो आपको 50 में मिल रही है ना, तो समझना इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि क्यों वो डेप्रिशिएट करके दे रहा है। और जो ये ब्रोकर होते हैं उनका गलती नहीं है। देखिए ब्रोकर को बेचारों को अपना कमीशन से मतलब है, उसको है कि ये फ्लैट जाएगी, प्रॉपर्टी जाएगी, मेरे को कमीशन मिलेगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा। अब मैं वास्तु के लिए जाता हूँ ना, तो जो सेल्समैन होता है ना बिल्डर का, वो पीछे पीछे घूमते रहता है, क्योंकि जैसे मैंने कुछ बोला तो मैं पहले ही क्लाइंट को बोल देता हूँ कि जब मैं आऊंगा तो उसको बोल देना आपकी है वो, मतलब उसके सामने मेरे को मत कुछ पूछना, क्योंकि उसको टारगेट है ना। करेक्ट। अच्छा, आज भी आपके पास मतलब जो क्लाइंट आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या लेके आते हैं? कॉमन शादी की, पैसे की, घर की, लड़ाई की, किसकी लेके आता? अभी देखिए सबसे मेन तो मनी, जॉब नहीं होना, बिजनेस नहीं चलना, सबका रूट कॉज पैसा ही है। पैसा ही है, मतलब लास्ट पे आके वहीं अटक जाता है। देखिए पैसा नहीं होने से ना, पहली बात आदमी घर पे बैठे बैठे उसको कोई एडिक्शन लगेगा, हाँ। फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और वो पैसा रहेगा तो वो क्या करेगा, वो फैमिली के साथ घूमने जाएगा, कुछ घर के लिए खरीदारी करेगा, बेसिकली ही इज हैविंग अ गुड टाइम। लेकिन जब पैसा नहीं होता है ना, तो वो कुछ कर नहीं पाता है, और वो अंदर ही अंदर उसको वो खाते रहता है, और वो दूसरों को देखता है कि ये लोग अर्न कर रहे हैं, और उसकी वाइफ भी उसको टोकती है इनडायरेक्टली। तो इसका सबका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, फिर वो वायलेंस में होता है, बच्चे को मार दिया, कभी बीवी को मार दिया, कभी ड्रिंक करने लगा। और पैसा होगा ना, तो मेरे को लगता है कि पैसा जो है वो, तो आदमी पैसा फिर मतलब क्या कुंडली दिखा के, वास्तु दोष का निवारण करके क्या पैसा कमा सकता है? कैसे करेगा? मतलब मान लो किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ कुछ बहुत दिक्कत आ रही है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, तो देखिए कैसे करेगा? मतलब उसको क्या, उसके लिए क्या उपाय है आपके पास कि वो पैसा कमाने लग जाएगा? देखिए जो 12वां घर जिसका एक्टिव है ना, 12वां घर मतलब वय का स्थान है। जो एस्ट्रोलॉजर से पॉडकास्ट देख रहे हैं वो इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जो 12वां घर है वो वय का स्थान है, मतलब एक्सपेंस का स्थान है, पैसा जाने का घर है, हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस है, बाकी सब एक्सपेंसेस है। अभी वहाँ 3-4 ग्रह बैठे हुए, तो वो दारिद्रता में ही पैदा हुआ है और दारिद्रता में ही जाएगा। दरिद्रता में मतलब गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में ही मरेगा वो। मरेगा क्यों? जब भी वो ग्रहों की महादशा अंतरदशा आएगी, वो घर एक्टिव हो जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा उसका। बाय डिफॉल्ट उसका पैसा आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, वो सिर्फ भरने के लिए आया है। और जिसके एकादश भाव में लाभस्थान में 3-4 ग्रह बैठे हुए हैं, मतलब प्रॉफिट्स, तो जब भी उसकी महादशा अंतरदशा आएगी वो घर एक्टिव हो जाएगा, तो वो घर एक्टिव हो जाए तो पैसा चालू, तो उसके पास पैसा आता ही रहता है। तो क्या ये देख के पता लगा सकते हो, जैसे मतलब कोई आपके पास कुंडली लेके आया, बोला परेशानी में पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो आप ये देख के पता लगा लोगे कि ये वो गरीबी में आया है, गरीबी में मरेगा, या फिर ये आदमी पैसा कमा लेगा इस टाइम पे? देखिए धन भाव जो है ना, सेकेंड हाउस, उसमें शुक्र बैठा है या तो गुरु बैठे और अच्छी स्थिति में बैठे, तो पैदा ही करोड़पति के घर में हुआ है। अच्छा। वो कुछ भी बोले कि मैं गरीब हूँ, ये हूँ, और उसके लाभस्थान में अच्छे या शुक्र या गुरु बैठे, मतलब इसके पास माल पानी भी है, उसके बोलने पे नहीं जाते फिर एस्ट्रोलॉजर्स। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर्स के मैं जब रील्स देखता हूँ बहुत सारी, तो वो बताते हैं कि
कुंभ राशि वालों तुम्हारा ये समय बहुत अच्छा आने वाला है, ध्यान धन व्यापार सब बढ़ने वाला है। मिथुन राशि वालों तुम्हारा ये सब होने वाला है, या फिर मेष राशि वालों तुम्हारा ऐसा होने वाला है। और जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ नीचे तो बोलते सर कुछ चेंज तो वही नहीं। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर होंगे ना, आप उनको खाली राशि बोलो कि मेरी राशि है, मेरा देख के बताओ, तो वो आपसे आपका ना जन्म समय, जन्म तिथि और आपका जन्म कहाँ हुआ, ये सब लेके आपकी कुंडली देखेंगे, लग्न कुंडली। जैसे फॉर एग्जांपल राशिफल बच्चन साहब की राशि है तुला राशि, और सोचे कि उसके ड्राइवर की भी राशि है तुला राशि, और राशिफल में आया कि तुला राशि वाला अभी फॉरेन यात्रा करेगा, तो बच्चन साहब तो स्विट्जरलैंड घूम के आएंगे, इसके तो महाबलेश्वर जाने के वांदे। हाँ, सही है। वो भी, और दोनों तुला राशि है। बच्चन साहब के लिए क्या बड़ी बात है, लेकिन वो उसके लिए कैसे एप्लीकेबल होगा। तो ये जो राशिफल है ना, ये खाली ये बच्चे लोग पढ़ते थे पहले कॉलेज में, और फिर ये फेमस हो गया। लेकिन आप कोई ज्योतिष के पास जाएंगे ना कुंडली विश्लेषण करवाने, तो वो सिर्फ राशि नहीं देखेगा, राशि स्वभाव है, और जो लग्न है ना वो जीवन है। मतलब आपका जीवन जो चलाता है वो लग्नेश चलाता है, और आपका जो स्वभाव है वो आपकी राशि है। और उसमें भी डीप जाएंगे तो नक्षत्र है, ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म में, मतलब हम राशि से भी आगे चले गए, लेकिन लग्न जो होगा ना उससे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर वृश्चिक लग्न है या मेष लग्न है, तो मंगल वाला है तो गुस्से वाला रहेगा, उसको गुस्सा रहेगा, तो मिलिट्री पुलिस में ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि इनका है कि एक मारा तो 10 मार के आओ। अभी देखिए, मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है, तो बुध वाला हो गया तो है ही बनिया। अब तुम उसको बॉर्डर पे कैसा भेजोगे, वो बंदूक लेके भाग के आ जाएगा सब, कौन मरेगा यहाँ पे, मैं दुकान पे बैठूंगा। और मंगल वाला रहेगा तो उसके पास बंदूक नहीं रहेगी, तो वो साइड जाएगा, उसका बंदूक लेगा, उसी को मार के आएगा, क्योंकि मंगल सेनापति है, मंगल का काम है लड़ना। और बुध बनिया है, फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब धंधा। अब बिजनेसमैन को आप भेजोगे बॉर्डर पे, तो वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा कि काय को लड़ रहे अपन, तेरे को क्या कमी है, मैं पहुंचाता हूँ, लड़ाई बंद करते हैं, समझे ना। वो ये सब नहीं सोचेगा ज्यादा। तो मिलिट्री में किसको लेते हैं, ये हट्टे खट्टे, क्योंकि आप देखिए बॉडी, और उसमें मराठास हो गए, सिख्स हो गए, मतलब ये जनूनी लोग हैं, मतलब पीछे हटने वाले नहीं है। मराठास हो गए, जाट्स हो गए, राजपूत हो गए, सिख हो गए। हाँ, सिख हो गए इन लोगों के लिए। हाँ, ये रिटर्न नहीं आने वाले, मर जाएंगे लेकिन रिटर्न नहीं आएंगे, तो इनको फर्स्ट प्रेफरेंस है। उनका एग्जाम भी लेने की जरूरत नहीं है, प्रूवन है, हिस्ट्री में प्रूवन है। विदाउट तलवार के गए तो उसी की तलवार से उसको मार के आएंगे, गुरखास है। करेक्ट। पैसी बात है। एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का आपसे मैं पूछता हूँ कि मतलब जो आदमी पहली बार एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं, बोल के मैं भी बोलता हूँ तो बिलीव करते, बोला नहीं यार वो नहीं सब, तो जो लोग पहली बार एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर कोई पहला एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जा रहे हो ना, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, तो अपना ना पहले कप खाली रख के जाओ। मतलब अपने विचार, जो आपकी थिंकिंग है ना, वो थोड़ी देर के लिए, जैसे अगर ये कप खाली है, ये ग्लास खाली है, तो इसमें हम कुछ भर सकते हैं। अभी ये भरा हुआ है, इसमें कुछ डालेंगे तो स्पिल हो जाएगा। तो आप ऐसे जाओ कि आप एम्प्टी हो, तो आप वहां से कुछ ग्रहण करोगे, वो एस्ट्रोलॉजर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन आप जब उनको जाके अपने सब आइडियाज बताने शुरू कर देते ना, मैंने रील में ये देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने गूगल में ऐसा पढ़ा, मैंने ये, तो वो आपको ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, मगर वो उस हिसाब से आपको बता देंगे कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आपको पूरा पिक्चर नहीं मिलेगा। तो वहां जाओ तो एम्प्टी होके जाओ, ऐसा सोचो कि मेरे को यहाँ से कुछ लेके जाने का है, तो आपको वहां से कुछ मिलेगा, और ऐसा प्रोस्पेक्टिव मिलेगा खुद के बारे में जो आपको अपने बारे में नहीं पता होगा। हाँ, ये बात तो सही है। तो ऐसे जाइए और उनको पूछिए कि मेरे को कौन से ग्रह जो मेरे कुंडली में जो मेरे लिए बाधक है, और मेरे लिए कौन से ग्रह मेरे मित्र है। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर होंगे वो बहुत प्रसन्न होंगे कि ये काम की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लोग एस्ट्रोलॉजर का टेस्ट लेने आते हैं।
एस्ट्रोलॉजर का टेस्ट लेने आते हैं। मतलब क्या कहे, जैसे आए ना तो बोलते अपन कुछ बोलने का नहीं है, देखते ये क्या बोलता है, ये एस्ट्रोलॉजर है ना, तो इसको अपन कुछ बोलने का नहीं, अपने को क्या प्रॉब्लम है इसका अपन नॉलेज देखेंगे। वो एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करने आते हैं। तो ये है, उसको तो सब, उसमें तो उसको सब दिख रहा है, फाइनेंस दिख रहा है, हेल्थ दिख रहा है, सब कुछ है उसके अंदर। तो जब आप उसको ये बोलोगे, उसका टेस्ट लोगे ना, तो टाइम वेस्ट होएगा। बात तो आएगी उसी बात पे, लेकिन टाइम वेस्ट होएगा। और आप उसको डायरेक्ट बोलोगे ना, तो डायरेक्ट वो उस पे जाएगा कि हेल्थ इशू है तो किसके वजह से हो रहा है, कौन सा ग्रह इसको तकलीफ दे रहा है। अगर फाइनेंशियल इशू है तो कौन सा है, अगर इसका वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा है तो 7th हाउस है, तो 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, तो टाइम वेस्ट कम होगा। तो लोग है ना एस्ट्रोलॉजर का टेस्ट लेने आते हैं। अभी डॉक्टर के पास कोई जाए कि ये तो डॉक्टर है, टेस्ट लेते हैं इसके सामने जाके मैं खड़ा होता हूँ और बोलता हूँ आप डॉक्टर हो, अभी आप बताओ मुझे कहाँ दर्द है, हाथ में दर्द है कि मेरे को पाइल्स है, तो डॉक्टर बोलेगा तू पागल है, भाग यहाँ से। बोलेगा नहीं, सही बात है। डॉक्टर को बोलते हैं हम कि तुम बताओ मेरे को क्या तकलीफ है, डॉक्टर बोलेगा तेरे को कुछ तकलीफ नहीं, तू पागल है, भाग। लेकिन एस्ट्रोलॉजर का टेस्ट लेते हैं, मतलब इसको देखेंगे हम। अब मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो बोलते हैं मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है, जाते जाते बोलते हैं कि मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है। तो बोलता अच्छी बात है, कोर्स किया तो कम से कम अपनी कुंडली देख लेता। मतलब उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वापस टेस्ट लेने ही आ रहे, दिखा रहे आ रहे। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है ना कि देखिए हर काम में तो आप लोग सेल्फिश हो, पैसे के मामले में सेल्फिश हो, कपड़ों के मामले में सेल्फिश हो, मोबाइल के मामले में सेल्फिश हो, गाड़ी के मामले में सेल्फिश, मेरी गाड़ी है, मेरा मोबाइल है, मेरा घर, ये मेरा बैंक बैलेंस। तो इसमें भी सेल्फिश रहो ना कि मैं अपने बारे में जान सकता हूँ। हाँ, लेट मी नो अबाउट माई सेल्फ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये जीवन में मेरे को क्यों कष्ट आता है। बाकी दुनिया के बारे में तो पता है, नेबर का क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, खुद के बारे में पता नहीं है। तो अपने बारे में भी थोड़ा जानो कि ये जन्म लिया है तो क्यों लिया मैंने, क्या करने की, कौन मेरा इष्ट देव है, कौन सा देवता मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो 5th हाउस से पता चल जाएगा। एक देवता है हर एक के कुंडली में, जो उसको देवी या देवता, जो उसको पता ही नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन उसका जब से बर्थ है उसके साथ चल रहा है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसने उस देवी या देवता की बहुत साधना की है पहले के जन्मों, लेकिन वो भूल गया है। लेकिन वो देवी या देवता नहीं भूले, तो वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। करेक्ट। तो वो आपको आपकी कुंडली से पता चल सकता है, फिर आप उनकी जब और साधना करोगे तो वो और प्रसन्न होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कुंडली से पता चल सकती है, लेकिन उसमें फिर जैसे लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं है, पैसा कमाने का धंधा है, ये है वो है, तो फिर वो देखिए विश्वास और सब्र, एक तो विश्वास और सब्र जिसमें रहेगा ना, क्योंकि ग्रह भी आपको टेस्ट करेंगे कि ये क्या, इसको भरोसा कितना है। अभी एक जन को मैंने बोला था हनुमान जी के वो लड्डू चढ़ाना मंगलवार को, तो उसका 2 हफ्ते के बाद फोन आया मेरे को कि 8 लड्डू हो गए अभी तक। 50 लड्डू हो गए। हाँ, तो मैं बोला महाराज गिनो मत, आप गिनो मत, तो आपके लड्डू के लिए नहीं बैठे, वो आपके भाव के लिए बैठे। मतलब 8 चढ़ाए काम नहीं हो रहा है, मतलब वो गिन रहा है। सही। तो कैसे काम होएगा। हनुमान जी भी तुम्हारे लड्डू के लिए बैठे क्या, वो भाव के लिए बैठे, और आपको इसलिए बैठे दिया हुआ है वो उपाय कि आपका जो मंगल है वो शांत हो। तो वो ऐसा होता है, तो अभी वो चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ अजय गुरुजी, थैंक यू सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने का।